जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। रीड 2022 का आपका जो प्री का एग्ज़ाम था, जो कि आपका पात्रता एग्ज़ाम होता है, वो आपका कंप्लीट हो चुका है और होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। थोड़ा सा एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है रीड 2022 के परिप्रेक्ष्य में, वो आता है आपका, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हुए हैं और जो मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होते हैं तो आपका एक नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। वो कई लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में साइंटिफिक तौर पे 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो आपका क्या प्री 2022 में नॉर्मलाइजेशन होगा, क्या उसका स्कोप है, और है तो उसका प्रूफ क्या है कि यह होगा ही सही, और अगर होगा तो क्या होता है और कैसे होता है। दोनों चीज़ों को साइंटिफिक तौर पे समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो क्यों ये डाउट आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, जबकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पटवार के एग्ज़ाम में भी हुआ था कि जब भी आपके मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होते हैं तो किसी एक एग्ज़ाम का पेपर टफ आ जाए या किसी एग्ज़ाम का पेपर ईजी आ जाए तो उन बच्चों को नुकसान ना हो जिनका पेपर टफ आया है, उन जिनका पेपर ईजी आया उनको ज़्यादा फायदा ना हो, तो नॉर्मलाइजेशन करते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें आपका जो प्री एग्ज़ाम होता है रीड 2022 का, प्री कहते हैं, इस बार इस ईयर से हम उसको प्री कह रहे हैं, तो वो आपका जो होता है वो नॉर्मलाइज जो आपका पात्रता एग्ज़ाम होता है उसमें फिक्स है कि आपको जनरल में 60% चाहिए और आपका जो है टीएसपी में 60% चाहिए। कैटेगरी में आपको मतलब इसमें कट ऑफ वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, आपको 60% चाहिए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और उस पर्टिकुलर शिफ्ट का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ गया, तो कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो उस पात्रता से ही वंचित हो जाए, उनको पात्रता मिले ही ना, वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए उस शिफ्ट की वजह से। इसलिए नॉर्मलाइजेशन होना लाजमी है, चाहे आपकी कट ऑफ हो या फिर फिक्स्ड आपकी परसेंटेज आपको डिफाइन हो, ठीक है। एक बात तो ये हो गई लॉजिकली। उसके बाद अगर आप आओ क्लियरली आपके नोटिफिकेशन जो था रीड 2022 का, मैंने यहाँ पे पॉइंट नंबर 10 आपको क्लियरली दिया हुआ था नोटिफिकेशन, और क्लियरली बोलता है कि परीक्षा विभिन्न दिनांकों में विभिन्न पारियों में होने के कारण प्रत्येक पारी में अलग अलग प्रश्न पत्र सेट द्वारा आयोजित किया जाएगा। परीक्षा परिणाम तैयार करने में अथा आवश्यकता रीट कार्यालय नॉर्मलाइजेशन तथा स्केलिंग प्रक्रिया अपना सकता है। तो ये उन्होंने क्लियरली नोटिफिकेशन में ही दिया हुआ है कि वो अपना सकता है, तो चांसेस बन जाते हैं, इस बात का प्रूफ बन जाता है कि वो लोग इसको करेंगे। और एक जो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि पेपर भी टफ आया था। एक जो शिफ्ट का पेपर था वो काफ़ी जो लोग बता रहे हैं कि उसका साइकोलॉजी का भी और एसएसटी का स्पेशली जो था आपका काफ़ी टफ पेपर था, हिस्ट्री का। इसलिए इसमें 99% चांसेस है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, नॉर्मलाइजेशन आपका जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट आपका डिपेंड करता है नंबर ऑफ मार्क्स पे। सीधा सा जो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आसान भाषा में अगर समझें तो वो ये है कि अगर सपोज 2 शिफ्ट में पेपर हुए हैं S1 S2, ठीक है। यहाँ पे आपका जो हार्ड लेवल था वो मैं कहता हूँ कि पेपर इजी था, तो यहाँ पे आपका जो पेपर था थोड़ा सा हार्ड था। तो अब जो ये वाले जो स्टूडेंट हो गए जिनको पेपर इजी था, उनको 60% मार्क्स तक पहुँचने में इजी लगेगा, क्योंकि ये लोग इजी पेपर था तो ज़्यादा 70% 80% तक मार्क्स ले आएंगे, तो एवरेज मार्क्स जो होंगे ये क्या होंगे, S1 में आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। जहाँ आपकी S2 में एवरेज मार्क्स घट जाएंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि पासिंग जो मार्क्स हैं आपके, जो पासिंग मार्क्स हैं वो तो फिक्स है, वो तो आप चेंज कर नहीं सकते। पासिंग मार्क्स तो आपके फिक्स हैं, पासिंग मार्क्स हैं आपके 60%। तो ऐसा हो सकता है कि S2 में शिफ्ट सेकंड में जो हार्ड पेपर आया वहाँ पे कई सारे लोग 60% ही स्कोर न कर पाए और उसकी वजह से वो लोग पात्रता परीक्षा से बाहर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, एक फॉर्मूले से साइंटिफिक तरीके से यहाँ पे जो स्टूडेंट है जिनका पेपर टफ आया है उनके मार्क्स जो हैं बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। कैसे बढ़ा दिए जाते हैं मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो 60% मार्क्स, अगर यहाँ पे एक स्टूडेंट है जो कि नॉर्मल सिनारियो में 57% मार्क्स ला रहा है, तो उसको 3% नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा देके बढ़ा दिए जाएंगे और 60% पे वो एलिजिबल हो जाएगा, उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। ये जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया सर्टिफिकेशन के लिए जो भी कैटेगरी वाइज ज़रूरत होती है वो उसको मिल जाएगी, यानी कि उसको पात्र घोषित कर दिया जाएगा मेन एग्जाम के लिए, जो कि आपका नेक्स्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये होता है आपका नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है का आंसर है कि इस तरीके से नॉर्मलाइज किया जाता है। अब ये एक साइंटिफिक फॉर्मूले से किया जाता है, तो इसमें कहीं भी कुछ गलती होने के चांसेस नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आपका जो डेटा आपने जिस तरीके से कलेक्ट किया है वो डेटा आपका सही होना चाहिए, तो आपका फॉर्मूला बैठ जाता है, ठीक है। देखो, फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, सारे जो भी एग्जाम होते हैं जो भी मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं सेम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। ये होता है आपका फॉर्मूला
मार्क्स को निकालने का। ठीक है, एक एक टर्म को समझा देता हूँ। नॉर्मल मैथमेटिक्स का स्टैट्स का फॉर्मूला है, ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर एग्जाम्पल देके आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फ़ायदा मिलता है, किसको फ़ायदा होता है और किसको नुकसान होता है। देखो, सबसे पहले तो आपका आता है फॉर्मूला एम टी जो होता है वो होता है आपका मीन ऑफ कंबाइंड स्कोर। यानी कि आपका जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, सपोज इसमें आपके 150 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और शिफ्ट 2 में आपके 170 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, इसमें जो ये 150 बच्चे जो मार्क्स लेके आए हैं, इसमें जो मार्क्स लेके आए हैं, उन सबका मीन निकाल लिया जाता है, जिसको हम कह देते हैं क्या, एम टी। ठीक है, वो हो जाता है क्या, हमारा एम टी। उसके बाद होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन ये होता है आपका कि वो जो मीन है वो आपका कितना डिविएट कर रहा है, जो आपका ओरिजिनल मार्क्स लाए हैं स्टूडेंट्स के, उससे कितना डिविएट कर रहा है। सपोज फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिक होता है, आपको पता ही होगा, तो वो हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। वो हो जाता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन, जो आपका एक स्टूडेंट के मार्क्स मीन से कितने वेरी कर रहे हैं, कितने दूर है मीन से, डिविएट कितने कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद रॉ स्कोर ऑफ द स्टूडेंट, वो स्टूडेंट होता है जो उसको उस पर्टिकुलर शिफ्ट में उसने अपने मार्क्स अर्जित किए हैं। ठीक है, जो भी उसके मार्क्स आए होंगे उसमें। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाते हैं। एम आई जो होता है वो आपका होता है मीन ऑफ द कंबाइंड स्कोर इन दैट पर्टिकुलर शिफ्ट। एम टी तो क्या था, दोनों शिफ्ट को मिला के था, ये फिक्स होता है। एम टी और आपका जो सिग्मा टी होता है ये फिक्स होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बार आपने निकाल लिया सारी शिफ्ट का एक साथ, तो ये फिक्स हो जाता है। लेकिन एम आई जो होता है वो उस शिफ्ट का मीन होता है, और डेल्टा आई जो होता है वो आपका, यहाँ डेल्टा आई होगा, ये डेल्टा आई जो होता है उस शिफ्ट का स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। ठीक है, तो एम आई ये क्या है आपका, उस शिफ्ट का डिविएशन। ठीक है, उस शिफ्ट का डिविएशन। ठीक है, यहाँ पे, और एम आई जो है आपका वो क्या है, उस शिफ्ट का मीन स्कोर। ये वेरी करेगा, हर शिफ्ट का डिफरेंट डिफरेंट होगा, क्योंकि डेफिनेटली अगर जिस शिफ्ट में पेपर हार्ड आया है उसका मीन स्कोर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूला। अब मैं इसको इसके एग्जाम्पल के फॉर्म में बताता हूँ। माना कि आप चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे हमारा जो मीन स्कोर रहा होगा, कंबाइंड स्कोर, वो रहा होगा 96। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूँ आपका 150 में से 96 रहा होगा। स्टैंडर्ड डिविएशन पकड़ के चलता हूँ मैं, कितना, 45। ठीक है, रॉ स्कोर स्टूडेंट का एक स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। मान लेते हैं कि मैं स्टूडेंट 1 का कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसके हैं 100 मार्क्स। ठीक है, शिफ्ट 1 में स्टूडेंट नंबर 1। ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये कोई रमेश करके एक स्टूडेंट है जिसको 100 मार्क्स आए हैं रियल में, उसके एक्चुअल मार्क्स कितने हैं, 100 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 100। मीन शिफ्ट 1 का मीन मान के चलता हूँ रहा है 86 सपोज, और शिफ्ट 2 का रहा है 108। ठीक है, ये मैं आपको केस बताऊंगा कैसे कैसे, 2 केस ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, और इसका डिविएशन मान लेता हूँ मैं 45, इसका डिविएशन रहा होगा 47। ठीक है, ये डेटा क्लियरली उनके पास होता है, क्योंकि एक बार वो कैलकुलेट करेंगे, की चेक करेंगे, की से वो सारा पता लगा लेंगे, उनके पास सारा डेटा जो है अवेलेबल होता है। अब फॉर्मूले में डालते हैं, पर एस निकालते हैं। एस क्या होगा, अब उस स्टूडेंट को फायदा होना है या नुकसान होना है, हम यहाँ से डिसाइड करेंगे। ठीक है, एक्चुअल में उसके रमेश के मार्क्स कितने आए थे, 100 आए थे। ठीक है, लेकिन उसको फायदा होगा कि नुकसान होगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद ये देखते हैं। अब बात करते हैं हम, चलो सपोज फॉर एग्जांपल ये आपका है 96 उसके मान है, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं एम टी की वैल्यू आ गई आपकी 96 प्लस आपका एक्स आई मतलब 100 उसका स्कोर, माइनस एम आई मतलब उस पर्टिकुलर शिफ्ट का मीन, डिवाइडेड बाई उस पर्टिकुलर शिफ्ट का डिविएशन इनटू आपका जो है कंबाइंड डिविएशन। ठीक है, तो ये मैं देखोगे तो 45 से 45 कैंसिल, ये आपका 14, तो 96 प्लस यहाँ पे मैं हो जाएगा मेरा 14, तो मेरे यहाँ पे कितने मार्क्स हो जाएंगे, इसके मार्क्स हो जाएंगे 6 4 10, 0 यहाँ से लगा 1, 9 और 1 10, 11, 110। तो इस पर्टिकुलर शिफ्ट में मान लिया रमेश जो है आपका शिफ्ट 1 से बिलोंग करता था या शिफ्ट 2 से बिलोंग करता था, इसको क्या हुआ है, फ़ायदा हुआ है। ये शिफ्ट 1 से बिलोंग करता था, शिफ्ट 1 का मेन डेटा है, तो इसको क्या हुआ है, 86 की जगह इसको जो, अब इसके मार्क्स कितने आए थे, 100 आए थे, लेकिन इसको कितने मिलेंगे, 110 मिलेंगे। सोचो कि अगर 100 ना आके इसको 90 या 85 आए होते, 85 में इसका सिलेक्शन नहीं होता, तो इसको जो फ़ायदा मिलता उसके कारण इसका सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, तो इसमें मार्क्स बढ़ गए, इसको क्या हो गया, इसको हो गया फ़ायदा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, सपोज एक और स्टूडेंट है मेरा, उसका डेटा ले लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मैं इसका डेटा ले लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से रेड ले लेता हूँ। ठीक है, सपोज मान के चलो मीन आपका लगभग सेम ही है, सपोज ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट 2 का डेटा मैंने दूसरा दिया हुआ है, और अब जो सुरेश है सपोज उसके मार्क्स आए हैं फिर से 100 ही आए हैं। ठीक है, सुरेश के भी 100 मार्क्स आए हैं। अब सुरेश के लिए फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, नए मार्क्स क्या आ जाएंगे मेरे पास, 96 एज इट इज़ हो जाएगा, प्लस 100 मार्क्स अभी भी सुरेश के हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेरा एम आई हो गया वो कितना हो गया, 108 हो गया, तो मेरा हो जाएगा 108
डिवाइडेड बाई ये 45 ही है, 40 सॉरी ये हो जाएगा मेरा, नीचे क्या था सिग्मा आई, तो ये हो जाएगा मेरा 47, ये हो जाएगा मेरा टी मेरा फिक्स है 45। तो मैं यहाँ देखूँगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो 96 अब प्लस -8 डिवाइड बाई 47 इंटू 45, इसको लगभग मान भी लूँ कि मैं नीचे, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 8 से कम आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे लगभग 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो 8 से कम आएगा, सपोज मान लो 7.5 आता है माइनस में, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 96 माइनस 7.5, जो मेरा लगभग स्कोर हो जाएगा कितना 89 के आसपास मान लेता हूँ मैं, ठीक है। 89 के आसपास स्कोर हो जाएगा उसका। तो यहाँ देखोगे आपके उस एक्चुअल के बंदे के मार्क्स कितने थे, उसके 100 मार्क्स आए थे, लेकिन फाइनली उसको मार्क्स कितने मिले 89 मार्क्स मिले। उसका कारण क्या था, उसका कारण ये था कि उस पर्टिकुलर शिफ्ट का एग्जाम पेपर ईजी आया था। ईजी क्यों आया था, क्योंकि वो 108 नंबर्स का एवरेज जा रहा है, मतलब कितना डिफरेंस है एवरेज में 86 से 108, यानी कि बहुत ईजी पेपर था, इसलिए एवरेज मार्क्स स्टूडेंट्स ज़्यादा लेके आए हैं। इसलिए उन स्टूडेंट्स को जो बॉर्डर पे हैं उनको इफेक्ट हो जाएगा, और ये लोग क्या हो जाएंगे, आपके मार्क्स आपके घट जाएंगे। तो यहाँ से देखो इसके 100 आ रहे थे इसने जोड़ने से, लेकिन नॉर्मलाइजेशन करने के बाद ये हो गए 89, यहाँ पे इसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, अपात्र घोषित कर दिया जाएगा ये, ठीक है। ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये इसलिए मैंने आपको बताया था कि कई सारे स्टूडेंट्स होंगे तो कई स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा, कई स्टूडेंट्स को नुकसान होगा। तो इसमें 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स आएंगे आपके, फ़ायदे वाले, ठीक है, और नुकसान वाले। इसमें जो आपका होगा, जिस हार्ड पेपर जिसकी उसमें था शिफ्ट में, उनको होगा फ़ायदा, और जिनका इजी पेपर आया था उनको होगा इसमें नुकसान। और स्पेशली जो ऐसे जो लोग हैं जो इस वाली कैटेगरी में हैं, इसमें है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, फ़ायदा ही होने वाला है, तो आपके कम नंबर आए तो बढ़ेंगे ही सही, ठीक है। लेकिन अगर इसमें आपके मार्क्स लगभग 100 या 90 से 100 के बीच में आ रहे हैं, तो आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आप हो सकता है कि आपको डिसक्वालीफाई हो, सॉरी आपको सर्टिफिकेट ना मिले, आप अपात्र घोषित कर दिए जाओ यहाँ पे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। जिसके 120 115 की रेंज में आ रहे हैं उनको ज़्यादा शायद फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बॉर्डर पे हैं 90 से 100 की बॉर्डर के बीच में, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है, ठीक है। होप आपको बात समझ में आ गई होगी, यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। तो आप ध्यान रखना, अगर आप जो है उस शिफ्ट से हैं जहाँ की इन जनरल पेपर हार्ड बताया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उस शिफ्ट से हो जहाँ का पेपर रिलेटिवली इजी बताया जा रहा है, स्टूडेंट से ज़्यादा स्कोर किए हैं, और अगर आप 90 से 100 वाली रेंज में हो, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप वेट करो रिजल्ट का। जो 115 प्लस हैं उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, यही एक नॉर्मलाइजेशन का डिसएडवांटेज है कि आपको क्या होता है कि अगर आप ऐसी शिफ्ट में फंस गए जहाँ पे पेपर बहुत इजी आया है, तो आपको उसका फ़ायदा उठाना पड़ेगा, आपको ज़्यादा स्कोर करना ही पड़ेगा। अगर आपसे वहाँ मिस्टेक हो गई, OMR में कुछ गड़बड़ हो गई या इस तरह कोई भी चीज़ हो गई, फिर आपको क्या होगा कि प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके साथ अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है तो, ठीक है, हम उसके बारे में डिटेल में और डिस्कस करेंगे। और OMR से लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो OMR शीट को मैं आपको समझाऊँगा कि OMR शीट कैसे काम करती है, ठीक है, और आपसे क्या क्या मिस्टेक उसमें हो सकती हैं, जिससे आपका जो है OMR शीट पेपर या तो आपका रिजेक्ट हो सकता है या आपका कोई क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली साइंटिफिक तरीके से OMR शीट कैसे काम करती है, ये मैं आपको बताऊंगा, तो आपका वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। और भी आपको रिलेटेड कुछ डाउट है रीट एग्जाम से या फिर सिलेक्ट एग्जाम से, तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में उस पॉइंट को भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो मुझे ज़रूर आप पिंग करना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।